बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम 10th क्लास बायोलॉजी के टॉपिक 10.2.3 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को डिस्कस करेंगे। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्रीदिंग, एस्पायरेशन और इनहेलेशन, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग रेट एंड इट्स कंट्रोल। स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग से। हमने अपने प्रीवियस वीडियो मॉड्यूल्स में ब्रीदिंग को डिफाइन किया था, हम उसी को रिकॉल करेंगे। द फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैसेस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीदिंग। इसकी डिटेल्स हम पिछले वीडियो मॉड्यूल्स में ले चुके हैं, जस्ट हम इसे रिकॉल कर रहे हैं। द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म टेक्स इन air into their bodies to get oxygen and then give out air to get rid of carbon dioxide is called breathing। यानी इस तरह के फिजिकल मूवमेंट्स या इस तरह की बॉडीली मूवमेंट्स जिनमें ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में एयर लेकर जाता है, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेता है और जो बॉडी में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है उसे दोबारा हवा में मिला के उसे बाहर निकालता है। इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग का नाम देते हैं। और इसकी अगर फेजेस देखें तो ये दो फेजेस में होता है। तो इसकी फर्स्ट फेज को इनहेलेशन यानी हवा को अंदर ले जाना, और दूसरी फेज को एक्सहेलेशन कहते हैं, जिसका मतलब है हवा को बाहर निकालना। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, अगर हम ये देखना चाहें कि हवा के इनटेक के लिए जिसमें कौन सी तब्दीलियां आती हैं, तो ये सब कुछ इवेंट्स के जरिए होता है। उन इवेंट्स में है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड। यानी जब हवा को अंदर ले जाना होता है तो रिब्स रेज हो जाती हैं, जैसा आप देख सकते हैं। और इनके रेज होते हुए, इनके फैलते हुए, इनका अपना साइज इंक्रीज करते हुए डायफ्राम डाउनवर्ड आना शुरू हो जाता है और वो अपने साइज को थिन कर लेता है, यानी खिंच के वो लोअर हो जाता है, नीचे आ जाता है। These movements increase the area of thoracic cavity which reduces pressure on lungs। डायफ्राम के नीचे आने और रिब्स के एक्सपैंड करने या रिब केज के फूल जाने या सीने के उभर आने की वजह से लंग्स पर प्रेशर कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट लंग्स एक्सपैंड एंड द एयर प्रेशर विद इन द लंग्स आल्सो डिक्रीज। इसके नतीजे में लंग्स भी एक्सपैंड करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, रिब्स के एक्सपैंड होने पर, रेज होने पर डायफ्राम डाउनवर्ड जा रहा है और उसके डाउनवर्ड जाते ही लंग्स फूलना शुरू हो गए हैं। और इस सब के नतीजे में बाहर से हवा अंदर की तरफ खींची चली आएगी और दोनों लंग्स के अंदर भर जाएगी, ताकि लंग्स के अंदर जो प्रेशर है उसे इक्वलाइज किया जा सके। अगर हम इसे जस्ट डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो आप यहां देख सकते हैं हवा कैसे अंदर आई। रिब केज एक्सपैंड हुआ, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, लंग्स एक्सपैंड हुए और बाहर से हवा इनटेक कर ली गई। इस प्रोसेस को इनहेलेशन कहा जाता है। और अगर सेकंड प्रोसेस को देखा जाए या सेकंड फेज को देखा जाए, वो एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन है, यानी हवा का बाहर निकालना। इसमें कौन कौन से इवेंट्स होंगे? आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन। यानी जब गैसेस एक्सचेंज हो चुका, आपने ऑक्सीजन निकाल ली और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा हवा में भर दी, तो अब क्या होगा? इस हवा को, जिसमें बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे बाहर निकालना मकसूद है, इस बॉडी का मकसद है इसे बाहर निकालना। तो वो किस प्रोसेस के जरिए बाहर जा रही है? इस प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहेंगे। इस वक्त क्या होगा? रिब मसल रिलैक्स एंड ब्रिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। इस दौरान में क्या होगा? रिब्स दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएंगी, रिब केज दोबारा सुकड़ जाएगा और अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर वापस आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा? द डायफ्राम मसल्स आल्सो रिलैक्स एंड गेट इट्स रेज्ड डोम शेप। डायफ्राम दोबारा फैल जाएगा और अपनी डोम शेप ले लेगा। जैसे आप देख सकते हैं, रेड रीजन दोबारा फैलेगा और साइज में उतना हो जाएगा जितना नॉर्मली था, अपने डोम शेप में वापस आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा? दिस
रिड्यूसेस द स्पेस इन चेस्ट कैविटी, इससे चेस्ट कैविटी की जो स्पेस है वो कम हो जाएगी और लंग्स पर प्रेशर बढ़ेगा, जिससे लंग्स का साइज भी छोटा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो भी दोबारा से रिलैक्स कर जाएंगे। तो क्या होगा, जो उनके अंदर हवा भरी होगी वो भी बाहर निकाल दी जाएगी। अगर इसे डायग्रामेटिकली देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, द रिब केज गेट्स स्मॉलर एज रिब मसल रिलैक्स। रिब मसल यानी इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो मॉड्यूल्स में डिस्कस किया था। ये रिलैक्स करेंगे और रिलैक्स करने के नतीजे में क्या होगा, डायफ्राम दोबारा ऊपर आ जाएगा, मूव्स अपवर्ड, लंग्स यानी दोबारा से रिलैक्स करेंगे, कंट्रैक्ट कर जाएंगे और उनके अंदर भरी हुई हवा बाहर। अगर हम देखें कि नॉर्मल ब्रीथ रेट कितना है, यानी नॉर्मली सांस लेने का रेट कितना है, तो हम देखेंगे कि 16 to 20 टाइम्स पर मिनट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर, यानी एट रेस्ट, जब आप ज्यादा काम नहीं कर रहे होते, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही, किसी आप स्ट्रेस में नहीं है, हाइपरटेंशन में नहीं है। तो इस ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, तो आपको याद रखना है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन, यानी ब्रेन एक्चुअली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें कुछ पोर्शंस हैं, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा था हाइपोथैलेमस के बारे में, हम उसे इसमें डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमारे नेक्स्ट चैप्टर में उसकी पूरी डिटेल आएगी जिसे हम फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमने यही जहन में रखना है कि एक रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद है ब्रेन में जो इसे कंट्रोल कर रहा है, और वो किस चीज के लिए सेंसिटिव है, वो सेंसिटिव है द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, यानी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कितनी है, वो इससे सेंसिटिव है। आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जितनी बढ़ती चली जाएगी ड्यूरिंग हार्ड वर्क, उतना आपका रेस्पिरेशन इंक्रीज करता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, उतनी ज्यादा इसकी मकदार आपके ब्लड में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और इसके नतीजे में क्या होगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा हासिल करने के लिए और रेस्पिरेशन को मैच अप करने के लिए ऑक्सीजन अंदर लाना है, उस ऑक्सीजन की क्वांटिटी को पूरा करने के लिए ये जो ब्रेन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये आपके ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा ताकि मैक्सिमम हवा अंदर आए, उसमें से मैक्सिमम ऑक्सीजन निकाला जाए और इस हार्ड वर्क में होने वाली सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी नीड को मैचअप किया जा सके। और ब्रीदिंग रेट कितना बढ़ा दिया जाता है, 30 to 40 टाइम्स पर मिनट इसे इंक्रीज कर दिया जाता है। अगर यहां पर फॉलोअप लें और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है डिफाइन ब्रीदिंग। आप पिछले वीडियो मॉड्यूल वाला ब्रीदिंग की डेफिनेशन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें, राइट अ नोट ऑन इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, हमने देखा कि सांस को अंदर ले जाना यानी हवा को बॉडी के अंदर ले जाना ताकि उसमें से ऑक्सीजन निकाली जा सके, ये इंस्पायरेशन कहलाता है। और इसमें कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिब्स का रेज होना, डायफ्राम का लोअर होना, लंग्स का एक्सपैंड करना और बाहर की हवा का अंदर रश करना, ये सारे इवेंट्स मिलके इंस्पायरेशन को कंप्लीट करते हैं। हम आगे डिस्कस करें एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, तो इसमें हवा को एक्सपेल आउट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। और इस प्रोसेस में क्या इवेंट्स हो रहे होते हैं, इसमें रिब्स अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे वापस आ रही होती हैं, डायफ्राम दोबारा डोम शेप में चेंज हो रहा होता है, लंग्स दोबारा सिकुड़ कर अपनी ओरिजिनल शेप में आ रहे होते हैं और हवा जो इनके अंदर ट्रैप है उसे बाहर निकाला जा रहा होता है। अगर हम बात करें कि किस तरह बॉडी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करती है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है या रेस्पिरेटरी सेंसर मौजूद है इन आवर ब्रेन, या जिसे हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर, जो हमारे दिमाग में मौजूद है और ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर रहा है। वो सेंसिटिव है आपके ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जैसे बढ़ेगी, ये इस तरफ इशारा दे रही है कि आपकी बॉडी में बहुत तेज़ी से रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं या आप किसी स्ट्रेस सिचुएशन में हैं, और इस रेस्पिरेशन के नतीजे में यूज़ होने वाले ऑक्सीजन की मकदार को मैचअप करने के लिए हवा बाहर से बॉडी में लाई जाती है ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन का इंटेक किया जा सके और रेस्पिरेशन को मैचअप किया जा सके। और इस तरह से आपका ब्रीदिंग रेट कंट्रोल किया जाता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज इसे बढ़ा दिया जाता है और एट रेस्ट इसे कम कर दिया जाता है। अगर हम ये देखें कि नॉर्मल कंडीशन या हार्ड वर्क में ब्रीदिंग रेट कितना होता है, तो 16 to 20 इन नॉर्मल एंड 30 to 40 इन एक्सरसाइज।
उम्मीद है आपको समझ ज़रूर आई होगी। जहाँ भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। वस्सलाम।